बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। मींस फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेसिस्टेंस ये टॉपिक हम थर्ड वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे। थर्ड वीडियो में हमने इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी लेक्चर को अब कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी बच्चे को रेसिस्टेंस के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है तो हमारी थर्ड वीडियो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन कांस्टेंट। हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट करना पड़ेगा। देन the resistance of a wire or you can say conductor of the given material is directly proportional to its length। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर दिया हुआ है इस तरह से और ये इसकी बन गई आपके पास लेंथ। तो रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द वायर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इफ़ एल इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस। मीन्स इफ़ एल यानी लेंथ इंक्रीज करेगी तो आपकी उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। और उसी तरह से अगर एल डिक्रीज करेगी, या डिक्रीज का सिंबल होता है, प्रॉपर स्पेलिंग ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपने इसको प्रॉपर स्पेलिंग में लिखना है तो स्पेलिंग फॉर्म में भी लिख सकते हो। इफ़ एल डिक्रीजेस आर डिक्रीजेस, तो आर डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको हम नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्यों दिया? क्योंकि इससे हमें एक फॉर्मूला ड्राइव होगा। सेकंड फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट किया था, और उसके बाद हमने बोला रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सेकेंड में हम क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, देन resistance of the wire या resistance of a wire of given material is inversely proportional to its area of cross section। तो जैसे हमने यहाँ पे लेंथ की बात की थी, उसी तरह से जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो आप कहोगे एरिया कैसे आया? तो जैसे ये आपके पास एक लेंथ है, तो ये पार्ट जो बनेगा आपके पास, ये वाला पार्ट सर्कल, इस सर्कल के एरिया पे डिपेंड करती है। इस सर्कल के एरिया पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इफ़ एरिया इंक्रीज, यानी कि अगर ये क्वांटिटी आपकी इंक्रीज करती है तो आर क्वांटिटी आपकी डिक्रीज करेगी, और अगर आपकी ए क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो आपकी आर क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। ऐसे बहुत सारे पार्ट आपने कि कैसे एल इंक्रीज करने से आर इंक्रीज कर रहा है, या फिर कैसे एरिया इंक्रीज करने से आर डिक्रीज हो रहा है, ये सारा आपको इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ऊपर डिपेंड करता है, और ये सारा आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। और अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो वो 9th क्लास से नोट से स्टडी कर सकता है, या फिर चलो अभी आपको समझा ही देते हैं। इस तरह से आपको पास नोट्स नहीं होंगे, आपके पास बुक्स वगैरह भी नहीं हो सकती हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर एल इंक्रीज़ करने से, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में एल इंक्रीज़ करने से आर कैसे इंक्रीज़ करता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे टेबल। 9th क्लास में बिल्कुल ऐसे ही आपको सिखाया गया है एक्स वाई। सपोज करो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास? 1 हो जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। पुट x इज इक्वल टू 2, हम x की वैल्यू 2 पुट, अब y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 2 होगी। अगर हम x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी? 3। मीन्स जैसे जैसे x इंक्रीज़ कर रहा है वैसे ही आपका y भी इंक्रीज़ कर रहा है। कब इंक्रीज़ कर रहा है? जब वो आपके पास इस तरह से है सामने, और इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इन्वर्सली की, तो उसके लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 1/x।
y इज इक्वल टू 1/x। तो फिर से यहाँ पर आपको रिलेशनशिप ये समझने के लिए एक्स वाई, एक्स की वैल्यू सपोज करो हमने 1 पुट करी, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। पुट x इज इक्वल टू 2, हमने x की वैल्यू को 2 पुट कर दी। तो अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 1/2, क्योंकि हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया है। तो y की वैल्यू आपके पास क्या बनी, 0.5 बनी। तो इसी तरह से अगर सपोज करो हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, बीच में 0.25। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो रही है। तो इसी तरह से आपको 9th क्लास में भी समझाया गया था, उसी तरह से आपको यहाँ पे समझा दिया गया कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर l यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड वाला फैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो राइट साइड वाला फैक्टर भी इंक्रीज करेगा। इसे आपने लिखना भी ऐसे ही है, आप इसे इस तरह से मत लिखना, इफ़ r इंक्रीजेज l इंक्रीजेज, आप इस तरह से रिप्रेजेंट मत करना। कैसे इंक्रीज करना है, इफ़ l इंक्रीजेज देन r इंक्रीजेज, इफ़ l डिक्रीजेज देन r डिक्रीजेज। और यहाँ पर उसी तरह से इफ़ एरिया इंक्रीजेज r डिक्रीजेज, इफ़ एरिया डिक्रीजेज r इंक्रीजेज। तो हमने इसको नाम नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स में हमने 2 फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर वो आपसे 2 फैक्टर पूछते हैं तब आपने सबसे पहले यही 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में आपने बताना है। अगर वो आपसे 4 पूछता है या 3 पूछता है तब तीसरे और चौथे नंबर वाला पॉइंट आपने इंट्रोड्यूस करना है। अगर वो आपसे 2 नंबर में ये पूछता है कि राइट 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, तब आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ही एक्सप्लेन करना है, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर वो आपसे 3 और 4 फैक्टर पूछता है तब आपने 3 और 4 फैक्टर को बताना है। तो थर्ड फैक्टर आपके पास है, तो थर्ड फैक्टर इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि आपके पास जो मटेरियल गिवन है वो कंडक्टर में है या इंसुलेटर में है, इस पर भी डिपेंड करता है। और आपके पास फोर्थ फैक्टर आ गया है, फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर द रेसिस्टेंस इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। ये पॉइंट भी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। तो जब भी आपसे फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें टोटल 4 होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके पास 1 और 2 ये वाला है। आपने थर्ड और फोर्थ को फर्स्ट 2 में काउंट करके, या वही 2 पॉइंट आपने वहाँ पे नहीं लिखना है, उसके नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे। तो जब भी वो आपसे 2 फैक्टर पूछता है, टीचर आपसे 2 फैक्टर पूछता है एग्जाम्स में, तो आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को बताना है। थर्ड और फोर्थ के नंबर वहाँ पे आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा टीचर आपसे यही 2 फैक्टर जानना चाह रहा है। और आपने इनको रिवर्स भी नहीं करना है, जैसे कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपने ये वाला काम भी नहीं करना है, ये भी बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ओके, थर्ड और फोर्थ पॉइंट सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब वो आपसे थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपसे पूछेंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, r इज प्रोपोर्शनल टू l बाई ए, r इज प्रोपोर्शनल टू l बाई ए। अब जैसे हमने ओम्स लॉ के अंदर भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिंबल को रिमूव किया था, इज इक्वल टू में चेंज किया था और एक फैक्टर को ऐड कर दिया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को साइन को हटाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक फैक्टर को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो फैक्टर हमने ऐड किया है उसे बोलते हैं, उसका नाम है रेसिस्टिविटी। सिंबल उसके लिए यूज़ किया जाता है इस तरह से, एक पी लेटर की तरह ये यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा टिल्टेड है। और इस सिंबल का नाम है रो, RHO। तो ये आपके पास क्या है, रेसिस्टिविटी। जैसे आपने ओम्स लॉ में क्या किया था, ओम्स लॉ में आपने किया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाया था, इज इक्वल टू में कन्वर्ट किया था और एक फैक्टर R इंट्रोड्यूस हो गया था। उसी तरह से यहाँ पर भी बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दिस, और इसमें से जब हमने इस साइन को हटाया तो हमारे पास ये फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। इस फैक्टर का नाम क्या है, रेसिस्टिविटी, और यू कैन से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस।
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बहुत कम वर्ड यूज़ होता है, हमेशा रेसिस्टिविटी वर्ड यूज़ होता है। सिंबल आपने इस तरह से बनाना है, और यहाँ पर आपके पास जो इसको बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं रो, RHO। अब रेसिस्टिविटी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। रेसिस्टिविटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और ये डायमेंशन के साथ चेंज नहीं होती। जैसे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, वो नेचर पे डिपेंड करती है, और एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, पर्टिकुलर मटेरियल कंडक्टर के लिए फिक्स होती है इसकी वैल्यू। तो अब बारी आती है रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट की। तो रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले से मिलेगी। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले को चेंज करके आपके पास बनेगा। कैसे बनेगा, हम एक को मल्टीप्लाई करेंगे आर से, और एल हमारे पास नीचे आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चे को, तो आपने ये कन्फ्यूज़न नहीं होने देनी है। और उसकी कन्फ्यूज़न कैसे नहीं होगी, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, और आपने फॉर्मूला ये याद रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, ये वाला फॉर्मूला बना देते हैं अपने आप। क्यों, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ होते हैं इन दोनों फॉर्मूलेज के अंदर। तो ये फॉर्मूला नहीं होता। जब आप आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो रो एल बाई ए है, और जब आप उसे रो रेसिस्टिविटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आर इंटू ए बाई एल है। तो पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूले से बनती है यूनिट। तो यूनिट कैसे बन जाएगी, आर रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, हमने थर्ड वीडियो में पढ़ा था। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मैंने 2 बार लिख दिया, मीटर इंटू मीटर। और लेंथ की ऐसा यूनिट इज मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और आपके पास कंप्लीट बन गया ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आपके पास क्या है, ओम मीटर। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं अपने, और इस पेज के भी स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, रेसिस्टिविटी की एक डेफिनेशन जो नॉर्मली आपसे पूछी जाती है, उसको और देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो रेसिस्टिविटी की जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो वो आप उसकी फॉर्मूले से ही बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो भी हमने डिस्कस किया था, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया को 1 यूनिट प्लेस कर देंगे और लेंथ को भी 1 यूनिट प्लेस कर देंगे। 1 यूनिट प्लेस करने से हमारे पास जो फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला हमारे पास बना है रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू वन डिवाइड बाई 1। 1 मल्टीप्लिकेशन में और 1 डिवीजन में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपका फॉर्मूला जो बन गया वो क्या बन गया, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है। कैसे बनती है, अब ध्यान से देखो। रेसिस्टिविटी डिफाइन एज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी डिफाइन एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ, लेंथ हमने 1 यूनिट ली है, एंड ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने एरिया भी अपना क्या लिया है, 1 यूनिट लिया। तो रेसिस्टिविटी क्या हो गई, वो रेसिस्टेंस हो गई। यानी कि रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वली होता है जब कंडक्टर आपके पास यूनिट लेंथ का है और यूनिट एरिया का है। क्लियर है। तो यहाँ तक आपका सारा थ्योरी पार्ट था आज के वीडियो लेक्चर के लिए। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट। इसके न्यूमेरिकल इससे पहली वाली वीडियो के या इससे पहले वाले टॉपिक से थोड़े से मुश्किल होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े से मुश्किल हैं, तो बड़े ही ध्यान से करने, बड़े ध्यान से समझने। सबसे पहले इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and cross section area 1.8 into 10 raised to power minus 6 meter square has a resistance of 0.03 ohm. Find the resistivity of the aluminium. दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1.8 into 10 raised to power minus 6 meter square has a resistance of 0.03 ohm. Find the resistivity of the aluminium. ओके, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, गिवन लिखना। तो गिवन पार्ट में आपको जैसे समझ में आ ही गया होगा, हमारे पास लेंथ दी हुई है 2 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर।
क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एरिया हमें दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और आर हमें दिया हुआ है 0.03 ओम। हमें क्या करना है, हमें रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने में इस रेसिस्टिविटी का सिंबल लिखोगे और क्वेश्चन मार्क लिखोगे। अब हमें रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज़ करना है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास है RA/L। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर यूज़ किया, अगर आप इसे डायरेक्ट यूज़ करोगे तो आपसे गलती हो सकती है। आपने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसे सोल्व नहीं करना। आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे और इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में चेंज करोगे। तो रो R/A/L। अब चलते हैं इसी कैलकुलेशन पार्ट पर। कैलकुलेशन करने से पहले हमेशा हमेशा आपने ये देखना है कि क्वांटिटीज़ आपके पास SI में होनी चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर सिस्टम में होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास लेंथ है मीटर में, ओके है। एरिया मीटर स्क्वायर में है, ये भी ओके में है, SI यूनिट में है। रेसिस्टेंस हमारे पास ओम, यानी कि ये भी SI में है। तो सभी यूनिट, सभी क्वांटिटीज़ हमारे पास SI सिस्टम में है, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। रो एल आर की वैल्यू 0.03 इंटू एरिया 1.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय लेंथ विच इज़ 2 मीटर। ठीक है, तो अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। इस कैलकुलेशन को सोल्व करते समय सबसे आसान तरीका आपके पास क्या रहेगा, या आपसे गलतियां ना हो, आपने सारे के सारे इन डेसिमल पॉइंट्स को हटा देना है। तो यहाँ पर आएगा 10 और इसको हटाने से आएगा 100। तो ये आपके पास टोटल क्या चेंज हो गया, 3 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6 2 इंटू 10⁻3। 1000 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये 10⁻3 आपके पास ऊपर जाएगा, ये 2 से इसको काट देगा। तो क्या बन गया आपके पास, 3 इंटू 9 इंटू 10⁻6, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻3। जब भी ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आते हैं तो इनकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 27 इंटू 10⁻⁻9। तो ये आपका आंसर आ गया ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी आपके पास क्या आ गई है, 27 इंटू 10⁻⁻9 ओम मीटर। इसमें छोटा सा ध्यान ये रखना आपका, सिंबल्स में ये जो पार्ट बनता है ये पार्ट आपने नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल ऐसे रख देना। ये हल्का सा होता है, ये बुक्स में आपको नॉर्मली ऐसा मिलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। हम देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, 2.7 इंटू 10। अगर आपको ये आंसर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे कर सकते हैं हम, इससे आपको पता है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, सबसे आसान तरीका। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, इस पार्ट को सेपरेट सॉल्व कर लो और इस पार्ट को सेपरेट सॉल्व कर लो। तो 27/10, 2.7 इंटू 10⁻, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, -9 + 1 -8। तो हमारा आंसर ये भी सही है, ये हमारा आंसर ये भी सही है। और आपको अगर बुक वाला आंसर ही सही चाहिए तो आपको इस तरह से इसको चेंज कर लेना है। क्लियर है, दोबारा स्टेटमेंट को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सोल्यूशन करना देख लीजिए। मेन साइंस यहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ मेन साइंस आपकी यहाँ तक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको क्वांटिटी का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका मैथमेटिक्स है, ये ध्यान रखो। तो जितना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो उतना ही आपका साइंस पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9th क्लास में भी आपको बहुत सारे टीचर्स ने कहा होगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिक्स की, लेकिन आप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक हो जाता है। तो अब आपके पास एक और चांस है, स्टार्टिंग है भी आपकी, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स पार्ट की आपके लिए उतना सही रहेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप आगे ग्रो करोगे क्लासेस में, तो न्यूमेरिकल पोर्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, थ्योरिकल पार्ट की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, थ्योरी कम आती है। और कंपटीशन में 90% से भी ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, थ्योरी बहुत कम आती है। कोई भी आपसे कंपटीशन में ये नहीं पूछेगा रेसिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई नहीं पूछने वाला। वो आपको न्यूमेरिकल देगा। क्यों देगा, क्योंकि जिसको न्यूमेरिकल पता है उसको थ्योरी भी क्लियर होगी ही होगी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी स्टेटमेंट को नोटबुक पे लिख लीजिए और उससे आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ए गिवन रेसिस्टेंस वायर
आपके पास एक गिवन वायर है, रेसिस्टेंस वायर आपको कंडक्टर दिया हुआ है, हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम, और जो वायर आपको दी गई है उसका रेसिस्टेंस आपके पास 6 ओम है। व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस चेंज इफ ओनली इट्स लेंथ इज डबल, अगर हम इसकी सिर्फ लेंथ को डबल करते हैं, ओनली इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देख, जैसे आप देख पा रहे होंगे आपको वैल्यूज़ नहीं दी हुई, ठीक है ना। वैल्यू दी होती तो आप फॉर्मूले में सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है और बाकी आपको थ्योरी दे दी, थ्योरेटिकली आपको आइडिया दे दिया। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगेगा, ध्यान से देखो। आप सबसे पहले इसमें आपको एक मेटल वायर कह लो या कंडक्टर कह लो, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो सपोज करो मैंने ये वाला एक मेटल वायर एज्यूम कर ली, इसकी लेंथ है मेरे पास L, एरिया मेरे पास है A, रेसिस्टिविटी वैल्यू ऑब्वियस बात है होगी ही होगी, तो रेसिस्टिविटी इज रो, रेसिस्टिविटी इज रो, ठीक है। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसने कह दिया कि इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो 6 ओम है। ओके, क्लियर होगी बात है। तो ये भी मैंने क्या निकाला है, यहाँ तक की स्टेटमेंट से मैंने अपने आप ये चीज़ निकाल ली है। ये आपको एज्यूम करनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पर कभी वो एरिया को डबल करेगा, ट्रिपल भी कर सकता है, लेंथ को डबल करेगा, ट्रिपल भी कर सकता है, ठीक है, या फिर दोनों में चेंज कर सकता है। अभी मैंने सिंपल लेवल का क्वेश्चन दिया है, तो ताकि अगर आपको सिंपल लेवल का समझ में आ जाएगा तो आप डिफिकल्ट लेवल तो कर ही लोगे, ठीक है। दोनों भी चेंज हो सकते हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज कर सकता है, दोनों इंक्रीज कर सकता है, दोनों को डिक्रीज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ए गिवन रेसिस्टेंस वायर हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम, हाउ विल इट्स रेसिस्टेंस चेंज, इसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा जब लेंथ को हमने डबल किया एक पार्ट, दूसरा पार्ट जब हमने एरिया को डबल किया, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा, एक आपको वायर ऐसे एज्यूम करनी पड़ेगी, लेंथ L हम मान लेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में ही मानेंगे, एरिया को A मान लेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में मानेंगे, रेसिस्टिविटी और इसका जो रेसिस्टेंस है वो आपको दे दिया 6 ओम। अब हम इस पर फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करने का मतलब क्या है, केस 1 अप्लाई करते हैं। इस पर हम अपना केस 1 अप्लाई करेंगे। केस 1 के अकॉर्डिंग क्या है, केस 1 के अकॉर्डिंग लेंथ को हमने डबल कर दिया, लेंथ डबल मीन्स जो पहली लेंथ थी, फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ थी उससे डबल। तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी थी आपके पास, फर्स्ट पार्ट के पास आपके पास जो लेंथ थी वो L थी, हमने इसको डबल कर दिया मीन्स 2L कर दिया। क्लियर है, और हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, यानी कि जो एरिया है वो मेरे पास एरिया ही रहेगा, A ही रहेगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी ये भी मेरे पास रो ही रहेगी, ठीक है। क्यों रहेगी, क्योंकि एरिया को हमने चेंज नहीं किया और रेसिस्टिविटी को भी हमने, रेसिस्टिविटी चेंज होती ही नहीं है एक गिवन कंडक्टर के लिए, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। एक कंडक्टर है, अगर वही कंडक्टर है तो वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, देखो जब हमने लेंथ को डबल चेंज कर दिया है तो ऑब्वियस बात है रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो अवर न्यू रेसिस्टेंस विल बी R डैश, और ये हमने निकालना है, ये हमने बताना है। क्लियर होगी बात है। तो जैसे एक नॉर्मल इस सब क्वांटिटीज़ के लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास बन सकता है। उसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे, R डैश इज इक्वल टू रो, कोई चेंज नहीं है क्योंकि वो कंडक्टर पे नेचर पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। L डैश क्यों, लेंथ चेंज हुई है, एरिया चेंज नहीं हुआ, तो इसको हमने A ही रखा। तो R डैश रो 2L, L डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर 2L, तो ये एरिया। अब यहाँ पर हम 2 को बाहर ले आए, रो L बाई A। अब इस रो L बाई A की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से हमारे पास क्या है, 6 है, तो हम ये 6 वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देंगे।
6 वैल्यू को प्लेस करने पर हमारे पास बन गया 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 ओम। तो ये रहा हमारे पास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का आंसर कि अवर न्यू रेसिस्टेंस विल बी डबल यानी 12 ओम बाय चेंजिंग लेंथ टू डबल। ठीक है, क्लियर बात है। और ये देखो ध्यान से क्या बन रहा है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप भी बन रहा है। आपने क्या किया, लेंथ को डबल किया है तो एरिया भी डबल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आ गया ना। अब बारी आती है इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस वहाँ पर आपके पास एरिया चेंज है। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा ऐसा। केस सेकंड के लिए लेंथ एल ही रहेगी, एरिया चेंज होगा, क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। और ए डैश कितना होगा आपके पास, क्योंकि एरिया डबल हुआ है पहले वाले केस का, तो यानी कि 2a। रेसिस्टिविटी वैल्यू आपके पास सेम रहेगी, क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ये कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, वही बात आ गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से न्यू रेसिस्टेंस आर डैश की वैल्यू क्या रहेगी, रो एल बाय ए डैश। तो आर डैश रो एल और ए डैश की वैल्यू क्या है 2a। क्यों आई 2a, क्योंकि पहले वाले केस का एरिया हमने ए लिया था और सेकंड केस में हमने क्या किया, एरिया को डबल किया। तो रो एल 2a। ओके, अब ये रो एल बाय ए, इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, 6 पुट करेंगे। तो 6/2 तो कितना हो गया आपके पास 3। तो न्यू रेसिस्टेंस विल बी 3 ओम। ये रहा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर। तो यहाँ पर देखो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप मिल रहा है। पहले हमारे पास क्या था, 6 ओम था, एरिया को डबल किया इन्वर्सली प्रोपोर्शनली, तो क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस डिक्रीज करना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यू डिक्रीज कर गई। यहाँ पर हम इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। सपोज करो यहाँ पर आपका आंसर, फर्स्ट केस में आपका आंसर क्या था 12 ओम, क्यों आया, क्योंकि आपने लेंथ को डबल किया। तो अब सपोज करो यहाँ पर आपका आंसर, सपोज यहाँ पर अगर आपका आंसर 3 ओम आ जाता, तो आपका दिमाग यहाँ पर क्लिक करना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन में मैंने लेंथ को डबल किया और रेसिस्टेंस मेरा कम क्यों हो रहा है, रेसिस्टेंस तो बढ़ना चाहिए। तो अगर बाई चांस यहाँ पर आपका आंसर 3 ओम आ जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन में ऊपर कहीं ना कहीं गलती हो गई है। उसी तरह से यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर आपका न्यू रेसिस्टेंस आर डैश 12 ओम आ जाए, तो यहाँ पर आपका दिमाग भी क्लिक करना चाहिए क्योंकि इन्वर्स एरिया को डबल किया है और एरिया तो रेसिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनशिप से रिलेट करता है। तो वो इंक्रीज करने से, एरिया इंक्रीज करने पे रेसिस्टेंस मेरा इंक्रीज कैसे कर सकता है, वो तो डिक्रीज करना चाहिए। यानी कि हमारे किसी ने ऊपर किए हुए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है और आपको ये गलती को दूर करना है जितनी जल्दी हो सके। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट थे, ध्यान से देखिए। ए गिवन रेसिस्टेंस वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम, हाउ विल इट्स रेसिस्टेंस चेंज इफ फर्स्ट पार्ट ओनली लेंथ इज डबल, सेकंड पार्ट ओनली इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। ओके, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ लेंथ को डबल करना था क्योंकि ओनली वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरिया को डबल करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके जहाँ पर आप लेंथ और एरिया दोनों में चेंज करते हो, ठीक है, या फिर आपको एक पार्ट में चेंज दिया हुआ होगा, दूसरे पार्ट में चेंज आपको मानना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे आगे आगे धीरे धीरे करते करते आपको वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आप इस सिंपल सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन तैयार करो। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड 0.6 mm in diameter if the resistance of the wire is 50 ohm। आपने ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है अभी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी एक अच्छे लेवल की आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। ओके,
तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन पार्ट, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी, यानी कि हमें रेसिस्टिविटी निकालनी है। तो रेसिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, रो के आगे साइन लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, 2 मीटर लेंथ, लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड 0.6 mm इन डायमीटर। यहाँ पर आपको ये चीज़ एक अलग से दे दी, चलो घबराना नहीं है, अभी तो लिखते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 0.6 mm और रेसिस्टेंस आपको दे दिया 50 ओम। ये रहा रेसिस्टेंस 50 ओम। तो हमें निकालना क्या है, रेसिस्टिविटी निकालनी। आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है रो एल बाई ए। रेसिस्टिविटी निकालनी, इसलिए रेसिस्टिविटी में चेंज कर लेते हैं इसको आर ए बाई एल। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देख पा रहे होंगे कि लेंथ हमारे पास डायरेक्ट दी हुई है, यूज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट दी हुई है, ये भी डायरेक्ट यूज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम आ गई डायमीटर और एरिया। प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि आपके पास एरिया की वैल्यू पुट करनी होती है फॉर्मूले में, लेकिन आपको दे रखी है डायमीटर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना। अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि एरिया का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो सपोज करो आपके पास ये कंडक्टर है, तो लेंथ तो ये होती है, क्लियर है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है ये वाला सर्कल पार्ट का। अब ये क्या है, एरिया सर्कल पार्ट का, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आर की वैल्यू यूज़ हो सकती है इस तरह से। आपको दे दिया डायमीटर, तो डायमीटर से रेडियस में चेंज करने में कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको 2 से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 0.3। चलो पूरा कर लेते हैं। टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा वायर का, डायमीटर बाय 2। डायमीटर है 0.6 डिवाइड बाय 2, 0.3 mm। 0.3 mm। अब ये 0.3 mm है, SI में नहीं है, तो हमें इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। mm का मतलब मिलीमीटर होता है, मिली का क्या मतलब होता है ये आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं दोबारा। तो रेडियस और मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। एक बात बच्चों ध्यान रखना, जो भी हमारी पहले की वीडियोस हैं उसमें आपने ध्यान से समझना है और उसे याद रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले वाली वीडियो हमें याद नहीं है, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बाद में मिलकर एक बड़े टॉपिक को समझने में या उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, रेडियस 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और आपका रेसिस्टिविटी वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू 50 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ का स्केयर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पाई आर स्केयर वैल्यू आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू पुट मत कर देना, इसका स्केयर भी करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से स्केयर करोगे आप और डिवाइडेड बाय एल। लेंथ आपके पास सिंपल 2 मीटर दी हुई है, तो 50 इंटू 3.14 आपको स्केयर करना है इनका। स्केयर करने में जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो सिर्फ क्या करो, 2 बार लिख दो इसे। ठीक है, जिसको स्केयर करने में दिक्कत है वो 2 बार लिख दो, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है 100, इस पॉइंट को हटाना है 10, इस पॉइंट को हटाना है 10। तो ये बन गया आपके पास 10⁻⁴। तो 50 इंटू 314 इंटू 3 इंटू 3, 10⁻⁻3, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, और ये रहा 10⁻⁴। इस 2 को यहाँ पे कट कर देते हैं, 157, और ये 10⁻⁴ है, ये 104 नहीं है, 10⁻⁴। ये 10⁻⁴ आपका ऊपर जाएगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट 50 इंटू 157 इंटू 3 इंटू 3, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये पावर ऐड हो जाएंगे 6, ये 10⁻⁻⁴, 50 इंटू 157 इंटू 3 इंटू 3, तो आपके पास ये हो जाएगा 10⁻⁻10। अब बात आ गई इस पार्ट को मल्टीप्लाई करने की, तो इस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन मैं करूँगा अपने मोबाइल से, आप लोग इसे अपने आप करना। ठीक है, तो
50 इंटू 157 इंटू 9, तो 70650 इंटू 10⁻⁻, दिस, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, 70650 इंटू 10⁻⁻10, रेसिस्टिविटी निकाली हमने, तो ऐसा यूनिट बन जाएगी ओम मीटर। ये रहा हमारे पास आंसर। अब आप लोग कहोगे कि आंसर तो हमारा इससे मैच नहीं हो रहा, तो आंसर मैच करवा देते हैं आपका। तो बच्चों ये है हमारा आंसर, और यहाँ पर जो आंसर है उस आंसर को मैच करने के लिए आपको इस आंसर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास आंसर दिया हुआ है 70650 इंटू 10⁻⁻10, और अगर हमें इसे इस आंसर में चेंज करना है 7.065 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, इसे 10,000 से यानी 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसे यूज़ करोगे 10⁻⁻6 ओम मीटर, और इससे जब आप सॉल्व करोगे, ये आपका 10,000 है, तो ये 10,000 को जब सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी, और यहाँ पर आपका 7.065 आ जाएगा। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ये ज़्यादा अच्छा आंसर है, मोर रेलेवेंट है, बुक में आंसर ये दे रखा है, तो आपने इसको फॉलो करना। ओके, इसके भी नंबर आपको वैसे पूरे ही मिलेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे हमारे। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू डबल। हाउ द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज अफेक्टेड इन न्यू कंडीशन। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको याद आ गया होगा, आपको एक कंडक्टर को एज्यूम करना पड़ेगा, मेटल वायर को। तो ये रही हमारे पास मेटल वायर, इसकी लेंथ मान लेते हैं L, एरिया मान लेते हैं A। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो L बाई A, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इस पर अपना क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमने इस कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया। देखें दोबारा क्या है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल वायर या वायर बिकम्स हाफ, एरिया को हाफ कर दिया है, लेंथ को डबल कर दिया, मीन्स इसको सपोज करो इस तरह से कर दिया, इसी मेटल वायर को, लेंथ 2L हो गई है, लेंथ L डैश 2L, और एरिया जो आपके पास है A डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल A बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा R डैश रो L डैश बाय A डैश। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट में था, यहाँ पर दोनों पार्ट में हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे रेसिस्टिविटी में डैश क्यों नहीं लगा, रेसिस्टिविटी में चेंज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेसिस्टिविटी इज ए क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे डैश नहीं लगेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। L डैश की वैल्यू हमारे पास है 2L, और A डैश की वैल्यू हमारे पास है A बाय 2। सॉल्व करेंगे इसे, ये हमारे पास क्या है, न्यू रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस, तो ये बन जाएगा आपके पास रो 2L A, और ये 2 आपका जाएगा ऊपर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 रो L बाई A, R डैश मीन्स न्यू रेसिस्टेंस, और इस रो L बाई A की वैल्यू आप पुट करोगे R, रो L बाई A की वैल्यू क्या है, R है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 4R बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, न्यू रेसिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा टू द एक्चुअल वन। क्लियर है, इसका आंसर भी आपके पास 4 टाइम्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर सही होगा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के बारे में। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाया, और उस फॉर्मूले के बेस पर आज हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क, ये है आपका होमवर्क,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, आपने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर अपने पास रखना है। नेक्स्ट वीडियो से पहले या नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आंसर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि थर्ड वीडियो में भी आपको होमवर्क दिया गया था, थर्ड वीडियो का होमवर्क आपके पास ये है, ये हैं इसके आंसर, आपने सॉल्व कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट पार्ट है वो 500 ओम है, सेकंड पार्ट का आंसर 0.48 एम्पियर है। यानी कि हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना था रेजिस्टेंस, सेकंड पार्ट में निकालना था करंट। ये इसके आंसर हैं। अगर आपके आंसर बिल्कुल सेम आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सेम नहीं आए हैं तो अब मैं आपको इसके आंसर करवा रहा हूँ। आपकी जहाँ पर जो भी गलती हुई है आप उसे देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट, तो आपके पास दिया हुआ है करंट, आई की वैल्यू आपके पास दे रखी है विच इज़ 0.4 एम्पियर, और आपके पास वी की वैल्यू दे रखी है विच इज़ 200 वोल्ट। आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया और आपसे पूछ लिया, तो यूज़ होगा फॉर्मूला आपका ओम्स लॉ वाला, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आपको R की वैल्यू निकालनी है यानी कि V बाई आई। तो V की वैल्यू आपके पास है 200, I की वैल्यू है 0.4। इसे मैथमेटिकली सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर 5 0 आएगा, R की वैल्यू आपके पास आ गई 500। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये। आप सभी का आंसर भी यही होगा अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। तो नहीं कर रहे हो तो आपको जल्दी से जल्दी मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट, व्हाट करंट वुड द आयरन ड्रॉ व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट। हमने सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में हमने निकालना है कि अगर इसी वायर को, इसी इलेक्ट्रिक आयरन को अगर हम वोल्टेज 240 दे देते हैं इंस्टेड ऑफ 200 वोल्ट, तब कितना करंट फ्लो करेगा। तो अब आप कहोगे कि इसके लिए तो हमें सिर्फ वी वैल्यू दे रखी है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। मीन्स आपकी यही फर्स्ट पार्ट वाली आर वैल्यू ही यूज़ होगी यहाँ पर 500 वोल्ट। तो आपको आई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है। अगेन अप्लाई ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू 240 आपके पास है, आई की वैल्यू आपको निकालनी है, आर की वैल्यू 500। तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 240 बाय 500। तो यहाँ पर 0.48 एम्पियर। ओके, सेकेंड पार्ट का आंसर 0.48 एम्पियर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल। इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल आपके पास दे रखे है। इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल किसी भी शेप की हो सकती है। आपने देखा होगा विंटर सीजन में हीटर कॉयल जो होती है रेड रेड होती है, ऑरेंज कलर की, वही चीज़ है ये। हीटर कॉयल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉयल इज 100 वोल्ट। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है आपके पास। वोल्टेज V 220 आपको दी हुई है और रेजिस्टेंस आपको दे दिया 100 ओम। आपको I वैल्यू निकालनी है। तो अगेन V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू आपके पास है 220, R की वैल्यू आपके पास है 100। सोल्व करके आंसर आएगा 2.2, क्योंकि करंट की वैल्यू निकाल लिया है तो 2.2 एम्पियर। ये रहा हमारा आंसर 2.2 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट होमवर्क क्वेश्चन आपका ये, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। आपके पास जो वर्क डन है 100 जूल आपको दे दिया, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम चार्ज। 20 कूलम चार्ज, चार्ज को किससे नोट करते हैं जल्दी बताओ, किससे नोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ठीक है, टोटल चार्ज को कैपिटल क्यू से, अगर आपके चार्ज होने सिंगल पार्टिकल आपको दे रखा है तो क्यू से, स्मॉल क्यू से। फ्रॉम वन टर्मिनल टू सेकेंड, तो आपको W दे दिया और आपको क्यू दे दिया। आपसे पूछ क्या लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल, V वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा आपका, बताओ जल्दी से, क्या फॉर्मूला है यहाँ पर आपके पास इनसे रिलेटेड। फॉर्मूला आपके पास है V इज इक्वल टू W बाई क्यू।
ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक से क्वेश्चन है आपके पास, आपको हमेशा हमेशा याद होने चाहिए, नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन बनते हैं। आगे आपको जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद जब मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो W हमारे पास है 100 जूल, Q हमारे पास है 20, तो उसको सीधा काट देंगे, 5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास आंसर हमारा 5 वोल्ट। तो ये आपका थर्ड वीडियो का होमवर्क था, आपने सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। उसी तरह से आपके पास फोर्थ वीडियो का जो होमवर्क है, फोर्थ वीडियो का होमवर्क कहाँ गया, वो है आपके पास, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। क्लियर है? तो आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के टोटल 4 लेक्चर हो गए हैं। आपको ये चारों लेक्चर अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके 2 लेक्चर लगेंगे जिसमें 2 टॉपिक होंगे, और ये चैप्टर आपका 90% से भी ज़्यादा फिनिश हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? तो आप सभी बच्चों ने जो फोर्थ पार्ट हमने स्टडी किया है, इन फोर्थ पार्ट को जल्दी से जल्दी इनको याद करना है, इनके लिख लिख के इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और अगली 2 से 3 वीडियो होने के बाद एकदम से ये चैप्टर 90% या से भी ज़्यादा फिनिश हो जाएगा। मीन्स उसके बाद एक वीडियो ही आएगी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इनके न्यूमेरिकल्स होंगे और इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। ठीक है? तो जिनको भी ये वीडियोस याद नहीं होती हैं उसका एक ही तरीका है कि आप इसे बार बार देखो, नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ो। चलिए, थैंक यू।